तो टॉपिक है हमारा प्रे मेंडलिज्म। लेकिन प्रे मेंडलिज्म को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेंडलिज्म। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर जोहन मेंडल, और आप सब जानते हैं ग्रेगर जोहन मेंडल जो कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और ग्रेगर जोहन मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे ये जानने के लिए कि हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो प्रे मेंडलिज्म को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेंडलिज्म। तो मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो भी अपना उसने एक्सपेरिमेंटल वर्क पी प्लांट के ऊपर किया था, तो मेंडल के द्वारा पी प्लांट के ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंटल वर्क किया गया था, मेंडल के द्वारा परफॉर्म किए गए उस एक्सपेरिमेंटल वर्क को ही किसका नाम दिया गया, इट इज कॉल्ड एज द मेंडलिज्म भी। आप सभी को पता है कि ग्रेगर जोहन मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करते हुए जेनेटिक्स के फील्ड में 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना। तो मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर जो अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था, मेंडल के द्वारा परफॉर्म किए गए उस एक्सपेरिमेंटल वर्क को ही किसका नाम दिया गया, इट इज कॉल्ड एज द मेंडलिज्म। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रे मेंडलिज्म। तो देखिए इसके अंदर क्या है, प्रे का मीनिंग होता है पहले, बिफोर, मतलब कि बिफोर मेंडलिज्म, मतलब कि भाई कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल से बहुत साल पहले जेनेटिक्स के फील्ड में अपना वर्क किया था उन्होंने, और अपने वर्क के दौरान उन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी, ठीक है ना। और उन थ्योरीज को नाम दिया गया था थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी। क्या बताया मैंने आपको, मेंडल के वर्क से पहले, मतलब कि एक तो मेंडल ने वर्क किया था जेनेटिक्स के फील्ड में, और जो वर्क मेंडल ने किया वो क्या कहलाया, मेंडलिज्म। और जेनेटिक्स के फील्ड में वो वर्क जो मेंडल से पहले हुआ था उसको क्या नाम दिया गया, इट इज कॉल्ड एज द प्रे मेंडलिज्म। और मेंडल से पहले जो साइंटिस्ट, मेंडल से पहले जेनेटिक्स के फील्ड में जो वर्क हुआ था ना, जिन साइंटिस्टों ने जेनेटिक्स के फील्ड में मेंडल से पहले वर्क किया था, उन साइंटिस्टों ने क्या किया था, उन वैज्ञानिकों ने जेनेटिक्स के फील्ड में अपनी कुछ थ्योरीज दी थी, और उनके द्वारा दी गई थ्योरीज को नाम दिया गया था क्या, उनके द्वारा दी गई थ्योरीज को नाम दिया गया था थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया कि ग्रेगर जोहन मेंडल से पहले जेनेटिक्स के फील्ड में जो वर्क हुआ था उसको ही क्या नाम दिया गया था, इट इज कॉल्ड एज द प्रे मेंडलिज्म। और प्रे मेंडलिज्म के अंदर जो साइंटिस्ट जेनेटिक्स के फील्ड में वर्क कर रहे थे, उन वैज्ञानिकों ने क्या किया था, उन साइंटिस्टों ने क्या किया था, जेनेटिक्स के फील्ड में कुछ थ्योरीज पुट फॉरवर्ड की, और उनके द्वारा दी गई थ्योरी को क्या नाम दिया गया, उन थ्योरीज को नाम दिया गया थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। और थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के अंदर काफी सारी थ्योरीज इंक्लूड है, जिनमें से एक थ्योरी का नाम क्या है, जिनमें से एक थ्योरी थी मॉइस्ट वेपर थ्योरी। प्रे मेंडलिज्म के अंदर जो थ्योरी दी गई थी जिनको क्या नाम दिया गया, थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। और उन थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के अंदर से एक थ्योरी जिसका नाम क्या है, मॉइस्ट वेपर थ्योरी। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे कि मॉइस्ट वेपर थ्योरी क्या थी और मॉइस्ट वेपर थ्योरी को किसने दिया था। तो इसमें देखिए आप, तो इट वाज गिवन बाय पाइथागोरस। तो मॉइस्ट वेपर थ्योरी को पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। कब दिया था उसने इस थ्योरी को दिया था 580 से 500 बीसी पहले। बीसी का मीनिंग यहां पे है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। और इस थ्योरी के अंदर पाइथागोरस ने क्या कहा था, इस थ्योरी के अंदर पाइथागोरस ने कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, ईच ऑर्गन ऑफ बॉडी ऑफ मेल प्रोड्यूस्ड मॉइस्ट वेपर्स ड्यूरिंग द कोइटस विच फॉर्म द बॉडी पार्ट्स ऑफ ए एम्ब्रियो। तो इस थ्योरी के अंदर पाइथागोरस ने कहा कि ड्यूरिंग द कोइटस, कोइटस का मीनिंग होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब कि
द सेक्सुअल मेटिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड एज द कोइटस। तो पाइथागोरस ने कहा कि कोइटस के दौरान, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल की बॉडी का हर एक ऑर्गन कुछ वेपर प्रोड्यूस करता है। क्या बताया मैंने आपको कि पाइथागोरस ने कहा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल की बॉडी का हर एक ऑर्गन प्रोड्यूस करता है क्या, कुछ मॉइस्ट वेपर प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, जैसे कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स है ना, बॉडी के सभी ऑर्गन्स क्या करते हैं, अपने अपने खुद के मॉइस्ट वेपर प्रोड्यूस करते हैं। और इन मॉइस्ट वेपर को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो मेल है, इन मॉइस्ट वेपर को जो मेल है वो फीमेल की बॉडी के अंदर पास कर देता है। और फीमेल की बॉडी के अंदर आने के बाद ये जो मॉइस्ट वेपर हैं ये फिर क्या करते हैं, आपस में फ्यूज होके एक एम्ब्रियो को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो पाइथागोरस ने मॉइस्ट वेपर थ्योरी में क्या कहा कि तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल की बॉडी का हर एक ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करता है, कुछ मॉइस्ट वेपर प्रोड्यूस करता है। और जब ये मॉइस्ट वेपर फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, जब मेल इन मॉइस्ट वेपर को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फीमेल की बॉडी में पास करता है, तो ये मॉइस्ट वेपर फीमेल की बॉडी के अंदर आपस में क्या करते हैं, दे गेट फ्यूज्ड टुगेदर एंड प्रोड्यूस द एम्ब्रियो। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आज हमें पता है कि जो मेल है वो स्पर्म सेल प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल है वो एग सेल प्रोड्यूस करती है। और स्पर्म और एग दोनों का फ्यूजन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है और जिससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से एक न्यू यंग वन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के अंदर सबसे जो थ्योरी हमने पढ़ी वो थ्योरी क्या है, मॉइस्ट वेपर थ्योरी। उसके बाद सेकंड है फ्लूइड थ्योरी। तो फ्लूइड थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड थ्योरी, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द एम्पेडोकल्स। भी इस थ्योरी को एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम क्या था, उस साइंटिस्ट का नाम था एम्पेडोकल्स। और इसकी जो डेट है वो यहाँ पे लिख रखी है कि एम्पेडोकल्स ने इस थ्योरी को कब दिया था। अब ये थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच बॉडी पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस्ड ए फ्लूइड दैट मिक्सेस अप आफ्टर द कोइटस एंड यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए एम्ब्रियो। तो फ्लूइड थ्योरी कहती है कि मेल और फीमेल दोनों की जो बॉडी है वो एक स्पेशल टाइप का हाईली प्योरीफाइड फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं। मेल और फीमेल दोनों की जो बॉडी है वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड, हाईली प्योरीफाइड फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो मेल है वो अपने बॉडी फ्लूइड को फीमेल की बॉडी के अंदर पास कर देता है। और जब मेल अपने फ्लूइड को फीमेल की बॉडी में पास करता है तो फीमेल की बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों का जो बॉडी फ्लूइड होता है ये क्या होता है, इट गेट मिक्स्ड टुगेदर। ये दोनों के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो बॉडी फ्लूइड है वो आपस में क्या हो जाता है, वो आपस में इट गेट मिक्स्ड टुगेदर। और दोनों मेल और फीमेल दोनों की बॉडी का फ्लूइड आपस में मिक्स होकर क्या करता है, एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है। और फिर जो फीमेल है वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देती है और जो एम्ब्रियो है वो फीमेल के यूट्रस के अंदर साइज में ग्रो करता है और क्या करता है, एक कंप्लीट न्यू यंग वन को प्रोड्यूस कर देता है। तो ये हमने पढ़ी, दो थ्योरी पढ़ी हमने, मॉइस्ट वेपर थ्योरी और क्या है इसके अंदर फ्लूइड थ्योरी। तो देखिए थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के अंदर थ्योरीज बहुत सारी हैं। जैसे कि एक तो हमने क्या पढ़ा, मॉइस्ट वेपर थ्योरी, फ्लूइड थ्योरी, एपिजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो इन सभी थ्योरीज को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। द थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस वाज गिवन बाय ए नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन। तो थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस को चार्ल्स डार्विन नाम के नेचुरलिस्ट ने दिया था। और चार्ल्स डार्विन जो थे बहुत ही फेमस नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को भी दिया था। तो इस थ्योरी के अंदर क्या कहा गया था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इट्स एग्जैक्ट बट इनविजिबल कॉपी। इस थ्योरी के अंदर कहा गया कि हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन अपनी खुद की एक एग्जैक्ट, एक आइडेंटिकल कॉपी बनाता है। लेकिन वो कॉपी कैसी होती है, इनविजिबल होती है, मतलब कि वो अदृश्य होती है, जो दिखाई नहीं देती। तो इस थ्योरी के अंदर कहा कि हमारा हर एक बॉडी ऑर्गन अपनी खुद की क्या बनाता है, कि
एग्जैक्ट और एक इनविजिबल कॉपी बनाता है, और हर एक ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस की गई इस इनविजिबल कॉपी को नाम क्या देंगे? दिस इनविजिबल कॉपी ऑफ ईच ऑर्गन इज कॉल्ड एज द पेंजीन्स, और यू कैन से द जिम्यूल्स। ठीक है ना। और क्या लिखा आगे? दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड stream to the sex organs. These gemmules assembled in the gametes, and after fertilization each gemmule produced its own body organ. इसमें कहा गया, इस थ्योरी में कहा गया कि हमारा हर एक बॉडी ऑर्गन अपनी खुद की एक एग्जैक्ट और एक इनविजिबल कॉपी प्रोड्यूस करता है, और हर एक ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस की गई उसकी एग्जैक्ट और उसकी इनविजिबल कॉपी को हम क्या बोलते हैं? पेंजीन, या फिर क्या बोलते हैं? जिम्यूल बोलते हैं। फिर ये पेंजीन जो होते हैं क्या होते हैं? दे आर ट्रांसपोर्टेड। फिर ये पेंजीन क्या होते हैं? ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये ये ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके अंदर? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये जो पेंजीन्स हैं ये सेक्स ऑर्गन के अंदर चले जाते हैं, और सेक्स ऑर्गन के अंदर जाने के बाद ये जिम्यूल्स जो होते हैं, दीज जिम्यूल्स आर असेंबल्ड, ये जिम्यूल इकट्ठा हो जाते हैं किसके अंदर? गैमेट्स के अंदर। और फर्टिलाइजेशन के बाद हर एक जिम्यूल अपना खुद का बॉडी ऑर्गन क्या करता है? प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। तो इस थ्योरी में क्या कहा गया कि हर एक ऑर्गन, जैसे कि हर एक बॉडी ऑर्गन, जैसे कि जो हमारे फोर लिम्स हैं, हाइंड लिम्स हैं, या हमारी बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन क्या करता है? अपने खुद के जिम्यूल्स प्रोड्यूस करता है, और फिर इन जिम्यूल्स को ब्लड के थ्रू कहाँ लाया जाता है? सेक्स ऑर्गन्स में, और सेक्स ऑर्गन के अंदर से ही फिर ये जिम्यूल्स किस में इकट्ठा हो जाते हैं? गैमेट्स के अंदर। और गैमेट्स फिर बाद और फर्टिलाइजेशन के दौरान जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो गैमेट्स के फ्यूज होने के बाद हर एक जिम्यूल क्या करता है? अपने आकार में बढ़ता है, और जिस ऑर्गन के लिए जो जिम्यूल फिक्स है वही जिम्यूल क्या करता है? अपना खुद का बॉडी ऑर्गन क्या करता है? प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, और एक कंप्लीट एम्ब्रियो बन जाता है, और जो फिर एम्ब्रियो है वो एक कंप्लीट न्यू यंग वन को प्रोड्यूस कर देता है। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस के बाद हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रे फॉर्मेशन या प्रे फॉर्मेशन थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द स्वेमरडम। इस थ्योरी को स्वेमरडम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसमें क्या कहा गया था? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्पर्म और एग हैव ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ मैन कॉल्ड एज द होम्युनकुलस, एंड फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। तो स्वेमरडम के द्वारा दी गई इस प्रे फॉर्मेशन थ्योरी के अंदर ये कहा गया था कि स्पर्म या एग दोनों में से किसी एक के अंदर ह्यूमन बीइंग की एक बहुत छोटी फॉर्म होती है। क्या बताया मैंने आपको? कि इस थ्योरी में कहा गया कि स्पर्म या एग दोनों में से किसी के भी अंदर क्या होता है? दोनों में से किसी भी एक के अंदर या दोनों के अंदर ह्यूमन बीइंग की एक बहुत छोटी फॉर्म होती है, और स्पर्म और एग के अंदर मौजूद ह्यूमन बीइंग की इस मिनिएचर फॉर्म को क्या नाम दिया गया? होम्युनकुलस का नाम दिया गया। ठीक है ना। मतलब कि एक छोटा सा इंसान स्पर्म या एग के अंदर होता है, ठीक है ना, लेकिन उसकी ग्रोथ कब होती है? जब मेल और फीमेल गैमेट, मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और एग दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो स्पर्म या एग के अंदर मौजूद ह्यूमन बीइंग की ये मिनिएचर फॉर्म क्या करती है? साइज में ग्रो करना शुरू कर देती है, और एक कंप्लीट न्यू यंग वन को प्रोड्यूस कर देती है। तो देखिए फाइनली हम पढ़ेंगे इसके अंदर थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, और दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अगस्ट विजमैन। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म को अगस्ट विजमैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और इस थ्योरी के अंदर क्या कहा गया था? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बॉडी टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। इस थ्योरी में कहा गया था कि हमारी बॉडी के अंदर दो अलग अलग तरह के टिश्यूज प्रेजेंट हैं, और उनमें से एक टिश्यू को कहा गया वन टाइप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड एज द जर्म प्लाज्म, एंड अनदर टाइप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड एज द सोमेटोप्लाज्म। कि अगस्ट विजमैन ने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के टिश्यूज हैं, जर्म प्लाज्म नाम का टिश्यू और सोमेटोप्लाज्म नाम का टिश्यू। जर्म प्लाज्म से हमारा मतलब है जर्म सेल, और सोमेटोप्लाज्म से हमारा मतलब है सोमेटिक सेल। और आप सभी को पता है कि जर्म सेल हमारी बॉडी में क्या करती हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, और जो सोमेटिक सेल होती हैं ये गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करती। ये हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन्स को
बनाती हैं, ये हमारे हर एक बॉडी पार्ट के अंदर मिलती हैं। इसलिए सोमेटिक सेल को हम हमारी बॉडी सेल का नाम भी देते हैं। तो इस थ्योरी के अंदर यही सिंपली बोला गया था कि हमारी बॉडी के अंदर दो अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं, एक जर्म प्लाज्म नाम का और एक सोमेटोप्लाज्म नाम का। और जर्म प्लाज्म क्या करता है, जर्म प्लाज्म प्रोड्यूसेस गैमेट्स। जो जर्म प्लाज्म नाम का टिश्यू है वो मेल की बॉडी में स्पर्म बनाता है और फीमेल की बॉडी के अंदर क्या करता है, एग सेल को प्रोड्यूस करता है। जबकि सोमेटोप्लाज्म क्या करता है, जबकि सोमेटोप्लाज्म इंक्लूड ऑल अदर बॉडी टिश्यू, जबकि सोमेटोप्लाज्म बॉडी के दूसरे टिश्यूज को इंक्लूड करता है और इट इज नॉट रिलेटेड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सोमेटोप्लाज्म गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सोमेटोप्लाज्म का कोई रोल नहीं होता। आगे क्या लिखा है इसमें, द कैरेक्टरिस्टिक्स आर passes from one generation to the next is the characteristics from one generation to the next is passes only through the जर्म प्लाज्म। क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन का काम सिर्फ जर्म प्लाज्म का होता है, इसलिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो भी जर्म प्लाज्म की ही होती है। तो ये हमने पढ़ा इसके अंदर कि प्री मेंडलिज्म, और प्री मेंडलिज्म के अंदर हमने पढ़ी कुछ थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जैसे कि थ्योरी मोस्ट वेपर थ्योरी, फ्लूइड थ्योरी, थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, और फाइनली हमने क्या पढ़ी, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म।